हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। मैं आपको क्लास 11th में जो आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन अभी सेकंड टर्म में, तो इसको नहीं देखना। तीसरे क्वेश्चन से जो आपके सिलेबस में चैप्टर्स आ रहे हैं ना, जो पहले से लेकर 6 चैप्टर तक आपका सिलेबस है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। और अच्छे से तैयारी करने के लिए आप डीओई का जो सपोर्टिंग मटेरियल है उसमें से आप करना। ठीक है, तो जो 6 हमें फंडामेंटल राइट मिले होते हैं ना, तो उसके अनुच्छेद भी कर लेना। अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते ही आते हैं। तो जो अब इस वीडियो में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ। जैसे पहला है कि भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है। तो आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पॉइंट्स में लिख देना। परिस्थिति के अनुसार इसे हम बदल सकते हैं। ठीक है, और 70 साल से ज़्यादा हो गए, आज भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जितना जब ये बना था तब, क्योंकि इसमें हम समय के अनुसार परिवर्तन कर पा रहे हैं और ये हमें सही मार्गदर्शन हमें प्रोवाइड करता चला जा रहा है। जैसे कोई जिंदा कोई व्यक्ति होता है, हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है और हम उसके अनुसार अगर काम करते हैं तो हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है। ऐसे ही ये संविधान भी है जो आज तक हमारा साथ देता आ रहा है, तो ये जीवंत ही हुआ ना, इसलिए। नेक्स्ट है, फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी है। तो आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ। क्योंकि अगर नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जानता है तो वो अपने आप को शोषण से बचा सकता है, या अगर उसके साथ शोषण हो रहा है तो वो अगर उसके खिलाफ आवाज उठाता है तो उस देश में लोकतंत्र मजबूत होता है। और ये साबित भी हो जाता है कि हाँ, उस देश में लोकतंत्र है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। तो आप इसमें बना बना के बोल सकते हैं, बाकी जो लिखा पढ़ सकते हैं। ये अब सेकंड टर्म में तो ये आपको नहीं करना। संविधान संशोधन से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है कि संविधान में जो संशोधन है वो कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो जैसे अगर एग्जाम में बोलेगा राज्यों की सीमा बड़ी करनी है छोटी करनी है, तो वो संविधान में जो संशोधन के जो 3 तरीके होते हैं ना, एक होता है बहुमत से, है ना, एक होता है दोनों जो केंद्र है और जो राज्य है ना, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, तो उसमें दोनों का सदन शामिल होता है। और एक में होता है कि दोनों के सदन के साथ भारत के अंदर जो आधे राज्यों की विधानसभा है वो शामिल होती है। तो आपको उन पॉइंट्स को भी अच्छे से करना है। तो यहाँ पर तो मैंने केवल इतना बताया कि संविधान संशोधन से आप क्या समझते हैं। तो आप ये सिंपल लिख सकते हैं कि जो संविधान में नियम कायदे कानून बने हैं, तो समय के अनुसार जब जरूरत होती है तो हम उसमें अगर परिवर्तन करते हैं ना, तो उसे ही संविधान संशोधन कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जो संविधान में जो संशोधन होता है उसमें अनुच्छेद 368 का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, संसदीय समितियां क्या होती हैं। संसदीय समितियां किसे कहते हैं। तो आपको पता है संसद बहुत सारे काम करती है। अब जो संसद काम करती है वो सही रूप से होते चले जाए तो उसके लिए ना समितियां बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं, समितियां बनाई जाती हैं। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया कि संसदीय समितियां किसे कहते हैं। तो अब सिंपल लैंग्वेज में बता देना कि संसद के जो विभिन्न विधायक होते हैं जो दैनिक कार्य करने होते हैं, तो उनको पूरा करने के लिए जिस प्रकार के संगठन का निर्माण किया जा रहा है ना, उससे हम संसदीय समितियां कहते हैं। आप एग्जाम्पल जरूर दे देना, लोक लेखा समिति, ठीक है, और लोक उपकरण समिति, ये थोड़ा सा अलग हो गया, इसे रहने देना। अब एक क्वेश्चन, जनहित याचिका किसे कहते हैं। देखो जनहित याचिका ये ना शॉर्ट में भी आ रहा था, PIL किसे कहते हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो मैं आपको बता दूं PIL क्या होता है। देखो कभी कभी ना कुछ ऐसी समस्या होती है जो गरीब आदमी ना उसके लिए आवाज नहीं उठा पाता, या पूरे के पूरे जनता के लिए ना वो जरूरी है उस पर सुधार होना, लेकिन वो जो लोग हैं ना उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते। तो ऐसी स्थिति में जब कुछ लोग या अमीर लोग उन लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय के अंदर ना अपील कर देते हैं कि भाई गरीबों या अत्याचार जिनके साथ हो रहा है उनको जीवन को ना बेहतर बनाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो याचिका न्यायालय में जारी की जाती है उसे जनहित याचिका कहते हैं। अब सिंपल लैंग्वेज में याद कर लो, ऐसी याचिका जो जनता के हित के लिए जारी की जाती है न्यायालय में, उसे जनहित याचिका कहते हैं। जैसे पर्यावरण की सुरक्षा हो गई, ठीक है, गरीबों के जीवन को अधिक बेहतर बनाने की कोई बात हो गई, तो उसे हम जनहित याचिका कहेंगे। समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट है, चुनाव लोकतंत्र का त्योहार है कैसे।
तो आप ये बोल देना, क्योंकि इसमें भारत के जो भी सभी वयस्क हैं 18 वर्ष से जो ऊपर है वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, और उनके मन में होता है कि हमारी मर्जी से ना जो व्यक्ति है वो चुनकर आए। ठीक है, जैसे हम त्योहार के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, उसे खुशी से मनाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही चुनाव भी लोकतंत्र को बेहतर करने के लिए ना, ठीक है, एक बहुत बड़ा जरिया है, और उसमें हमें बड़ी उम्मीदें होती हैं, हमें खुशियाँ प्राप्त होती हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर ये बताया गया है कि चुनाव लोकतंत्र का त्यौहार है। आप मतलब ये बनाकर लिखने वाला आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट, उसके विशेष अधिकार से आप क्या समझते हैं? देखो, अगर भारतीय विभाग की किसी भी अदालत द्वारा कोई फैसला लिया गया, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट उस फैसले की दोबारा से सुनवाई कर सकता है। ठीक है, अगर कोई इसमें याचिका जारी करता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के विशेष अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो इसका मतलब यह है कि देखो, जो सुप्रीम कोर्ट है ना, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो किसी भी न्यायालय में अगर कोई याचिका दायर की गई है और वो उस जो व्यक्ति ने जो याचिका दायर किया है, अगर वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर अपील कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई कर सकता है, और जो नियम वहाँ लिया गया था ना उसे बदल भी सकता है। तो यही सुप्रीम कोर्ट की जो है शक्ति है, विशेष अधिकार है। एक बार आप पढ़ भी सकते हो, भारतीय विभाग की किसी भी अदालत द्वारा पारित मामले या दिए गए फैसले पर विशेष लेख याचिका के तहत की गई अपील पर सुनवाई करने की शक्ति को ही सुप्रीम कोर्ट की विशेषाधिकार शक्ति कहा जाता है। मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको बता दिया, बना के लिख देना। फिर है सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार किसे कहते हैं? आप सिंपल लैंग्वेज में बता देना, 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म जाति भाषा का क्यों ना हो, उसे जो वोट डालने का अधिकार होता है उसे ही सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार कहते हैं। ठीक है, बाकी आप देखो संसद के क्या कार्य होते हैं। संसद में जो सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, उसके कार्य अच्छे से पढ़ लेना। और द्विसदन और एक सदन किसे कहते हैं, और भारत के कौन से जो 6 राज्य हैं जहाँ पर 2 सदन पाए जाते हैं। ठीक है, और जो हमारी संसद है ना, तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, उसके कार्य क्या होते हैं, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, उसके कार्य क्या होते हैं, ये आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है समानुपातिक वाला, और जो आगे वो जीते, मतलब फर्स्ट पास द पोस्ट, FTPP, इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है। ठीक है, तो आप अच्छे से करना। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होता है, तो आप बता देना, लोकसभा और राज्यसभा होती है और राष्ट्रपति होता है। और विधि से शासन का मतलब क्या है? जब किसी देश के अंदर जो कानून बनाया गया, अगर उसके अनुसार, और कानून किसने बनाया, मतलब संविधान के अनुसार, उसके अनुसार अगर चला जाता है तो सब विधि से शासन या विधि के शासन से कहते हैं। लैंग्वेज में बना बना के लिख दो। संघवाद किसे कहते हैं? ठीक है, जब जब किसी देश के अंदर दो या दो से अधिक स्तर पर सरकारें पाई जाती है ना, उसे संघवाद कहते हैं। जैसे भारत में केंद्र भी है, राज्य भी है, और आप लोकल गवर्नमेंट भी देख सकते हो। तो वो निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है? तो आप निर्वाचन आयोग को तो बिल्कुल मत भूलना। निर्वाचन आयोग के कार्य जैसे चुनाव की तिथि घोषित करना, पहला हेडिंग लिख के ना फिर एक्सप्लेन कर देना 2-3 लाइन में। पहचान पत्र तैयार करना, चुनाव परिणाम जारी करना, और एग्जाम्पल देना अच्छे से। जब एग्जाम्पल दोगे तो नीचे उदाहरण लिख के एक्सप्लेन कर देना। भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव कब तथा किसने प्रस्तुत किया? जो उद्देश्य प्रस्ताव है ना, वो नेहरू जी ने किया था। ठीक है, और 9 दिसंबर 1946 को किया था। जैसे हमारा संविधान बनने में लगभग 3 साल लगे थे ना, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ऐसे आप हर चीज याद रखना। संविधान कब बनकर तैयार हुआ? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, बहुमत और संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन से थे? सच्चिदानंद सिंह थे। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आप अच्छे से करना। बहुमत से आप क्या समझते हैं? अगर किसी पार्टी को आधे से ज़्यादा सीट मिल जाती है तो उसे बहुमत कहते हैं। और संसद कार्यपालिका पर किस प्रकार से नियंत्रण रखती है? देखो, संसद कार्यपालिका पर कैसे नियंत्रण रखेगी? क्योंकि संसद में तो बहस होगी, संसद में चर्चा भी होगी, संसद में वित्तीय नियंत्रण भी रखा जाएगा, और संसद में अविश्वास प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा अगर जो कार्यपालिका है वो सही से काम नहीं कर रही तो। इसलिए जो है ना, संसद जो है वो कंट्रोल रखती है। ठीक हो, आपको तीनों पता होने चाहिए, तीनों पता होने चाहिए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है,
विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। ठीक है। कार्यपालिका क्या करती है? कानून लागू करती है। ठीक है। और न्यायपालिका क्या करती है? कानून की रक्षा करती है। जो कानून बना दिया ना, उसकी रक्षा करती है। तो आपको डीपली पता होना चाहिए। फिर न्यायिक पुनरावलोकन किसे कहते हैं? मतलब जब न्यायपालिका विधायिका के द्वारा कोई अगर कानून पास किया जाता है ना, तो उसकी अगर वो व्याख्या कर रही है, उसको एक्सप्लेन कर रही है, तो उसे बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मौलिक क्षेत्र अधिकार से आप क्या समझते हैं? देखो, सुप्रीम कोर्ट को ना कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं, तो उसी को ही हम उसके मौलिक क्षेत्र अधिकार कहते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है ना, वो राज्यों के बीच में या केंद्र और राज्य के बीच में अगर कोई लड़ाई हो जाती है, तो उसके ऊपर भी डिसीजन ले सकती है। तो ये उसके मौलिक क्षेत्र अधिकार में ही आते हैं। और आपको तीनों के तीनों सूची पता होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर एक ही आप देख रहे होगे आप। तो एक केंद्र सूची होती है, दूसरी राज्य सूची होती है, तीसरी समवर्ती सूची होती है। केंद्र के अंदर सारे के सारे निर्णय केंद्र द्वारा लिए जाते हैं। जैसे अगर देश की रक्षा की बात आ जाए, नए नोट छापने की बात आ जाए, ठीक है, विदेशी मामले आ जाए। दूसरा राज्य सूची होती है। राज्य सूची में सिर्फ राज्य जो है वो तय करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। और तीसरी होती है समवर्ती सूची। समवर्ती में केंद्र राज्य जो है दोनों के दोनों इस पर निर्णय ले सकते हैं। जैसे एजुकेशन हो गई, ठीक है, इस तरीके से। अब 73वां और 74वां संविधान संशोधन से आप क्या समझते हैं? तो वो 73वां जो है ना, 73वां वो केवल गांव के लिए होता है, और 74वां जो है शहर के लिए होता है। वैसे ये सेकंड टर्म में आएगा। और संघात्मक विशेषताएं क्या होती हैं हमारे संविधान की? तो लिखित है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है, शक्तियों को बंटवारा किया गया, त्रिस्तरीय सरकारें, 3 स्तर पर सरकारें होती हैं। किसी क्षेत्र को शहर घोषित करने के लिए किन बातों की आवश्यकता है? तो हम कब किसी को शहर कहेंगे? जब जनसंख्या 5,000 हो, 75,000 से ज़्यादा आबादी किसी काम ना कर रही हो, और 1 किलोमीटर में 400 व्यक्ति जो है, पर स्क्वायर किलोमीटर में 400 व्यक्ति हो, यानी कि जनसंख्या घनत्व इस प्रकार का हो। फिर संसद के कौन कौन से सत्र होते हैं? आपको पता होना चाहिए। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, 3 सत्र होते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रश्नकाल क्या होता है। प्रश्नकाल में ना, जो विपक्षी पार्टी होती है वो क्वेश्चन पूछती है, और जो पार्टी सत्ता में होती है उसको उसका जवाब देना पड़ता है प्रश्नकाल में। जबकि एक होता है शून्यकाल। शून्यकाल में जो विपक्षी पार्टी होती है वो क्वेश्चन पूछती है, तो जो सत्ता में पार्टी है उसकी मर्जी है, मतलब वो उसका आंसर दे या ना दे। तो इस तरीके से था ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।